गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ टैक्सेस। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी टैक्स का मतलब क्या है, टैक्स ड्यूटी और फीस में क्या डिफरेंसेस हैं, टैक्स के फीचर्स क्या हैं और सरकार का टैक्स लगाने के पीछे क्या मकसद है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो टैक्सेस हमारे यहाँ पे इंडिया की हम बात करें तो दो तरह के टैक्सेस हैं, एक डायरेक्ट टैक्सेस हैं और एक इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। डायरेक्ट का मतलब हो गया जो पर्सन के ऊपर जिसका इम्पैक्ट और जिसका इंसिडेंट सेम पर्सन पर होता है। अभी इम्पैक्ट का मतलब हो गया उसका प्रभाव और इंसिडेंट का मतलब होता है कि उसको देना किसको है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब जिसमें आप टैक्स का जो बर्डन है वो किसी और पर्सन पे शिफ्ट नहीं कर सकते, वो आपको खुद ही लेना है उस बर्डन को। ठीक है, वी कांट शिफ्ट द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस टू अनदर पर्सन, इसीलिए उनको डायरेक्ट टैक्स बोला जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूँ तो मैं सैलरी अर्न कर रही हूँ जितनी भी महीने में या एक साल में, और उसके ऊपर सरकार को टैक्स मुझे ही देना है, क्योंकि और जितना मैं इनकम जनरेट करूँगी उतना मेरा टैक्स जो है बढ़ता चला जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट और इंसिडेंट्स दोनों मेरे ऊपर आया। ठीक है, इसी तरह से वेल्थ टैक्स है, इसी तरह से आपका गिफ्ट टैक्स है। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स में आप बर्डन जो है टैक्स का वो कभी भी शिफ्ट नहीं कर सकते, वो हमें ही पे करना होता है। ठीक है, इसके बारे में अब बात करते हैं कुछ इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की। जैसे डायरेक्ट टैक्स इक्विटेबल है। इक्विटेबल किस सेंस में हम कह रहे हैं? इक्विटेबल है कि जैसे मान लीजिए मेरी इनकम 1.5 लाख है तो मेरे पर एक पर्टिकुलर मान लीजिए 10% टैक्स लग गया। आपकी इनकम 2 लाख है तो आपके ऊपर भी 10%। रेट तो सेम रहेगा लेकिन इनकम के बढ़ते ही टैक्स बढ़ जाएगा। मैं अगर 15,000 टैक्स दे रही हूँ तो आप 20,000 दे रहे हो। रीज़न क्या है? क्योंकि मेरी इनकम आपसे कम है, तो जिसकी इनकम कम होगी वो टैक्स कम देगा, जिसकी इनकम ज़्यादा होगी वो टैक्स ज़्यादा देगा। और क्या होना चाहिए? होना भी यही चाहिए, है कि नहीं बात। तो इसीलिए इसको इक्विटेबल कहा जाता है। और ये प्रोग्रेसिव नेचर का है, मतलब इनकम के बढ़ने के साथ, वेल्थ के बढ़ने के साथ, गिफ्ट के बढ़ने के साथ इसका जो अमाउंट है वो बढ़ता चला जाता है। फिर है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल किस सेंस में कह रहे हैं कि इसको कलेक्ट करने के जो चार्जेस हैं, जो इसको कलेक्शन चार्जेस हैं वो काफ़ी कम है, मतलब सरकार को उतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ता इसकी कलेक्शन के लिए, इसलिए इसको हम इकोनॉमिकल कह सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज़ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी किस सेंस में, यानी निश्चितता किस सेंस में? मुझे पता है कि मेरी इनकम जो है 1.5 लाख के अराउंड रहेगी तो मुझे इतना टैक्स पे करना है, क्योंकि टैक्स के रेट्स मुझे पहले से ही पता है। सरकार हर साल टैक्स के रेट जो है ले आती है बजट में अपने, तो इसलिए ऑलमोस्ट सभी असेसेस को अपनी इनकम का भी और उसके ऊपर देने वाले टैक्स का भी अंदाज़ा पहले से ही लग जाता है। तो ऑल ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा आप इमेजिन तो कर ही पाओगे। लेकिन बाकी के जो टैक्स हैं उसके बारे में हम इतनी श्योरिटी से नहीं कह सकते। रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या है? रिवेन्यू कब बढ़ता है सरकार का? अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूं, रिवेन्यू कैसे बढ़ेगा? कि टैक्स बढ़ेगा। टैक्स कैसे बढ़ेगा? जब आपकी इनकम बढ़ेगी। तो यह जाहिर सी बात है, एक तरफ इनकम बढ़ी तो टैक्स बढ़ा, टैक्स बढ़ा तो सरकार का रिवेन्यू बढ़ा, तो इसीलिए ये इलास्टिक है। ठीक है, तो सरकार जो है कई बार तो रेट्स भी बढ़ा दे दिए जाते हैं, तो बात तो वही आ गई है, रेट्स बढ़ाने से तो खैर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इस तरीके से भी कि जब इनकम बढ़ती है मान लीजिए तो आपके जो हैं रिवेन्यू बढ़ता है, और टैक्सेस बढ़ते हैं, टैक्सेस बढ़ते हैं तो सरकार का रिवेन्यू जनरेट होता है और बढ़ता है। एंटी इन्फ्लेशनरी, इसका मतलब क्या है? ये जो मूल्यों में वृद्धि होती है एक लिमिट से ज़्यादा, जिसे हम इन्फ्लेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन है हमारी इकॉनमी में आ गई है, उसको कम करने के लिए भी सरकार इस टैक्स का सहारा लेती है। मान लीजिए बाज़ार में काफ़ी तेज़ी आई हुई है, वस्तुओं के मूल्य जो आसमान को छू रहे हैं, तो सरकार इस केस में अब क्या करेगी, क्या स्टेप उठाएगी? टैक्सेस लगा सकती है। इन मान लीजिए जो भी इस तरीके के डायरेक्ट टैक्सेस लगाने से क्या होगा कि मान लीजिए इनकम पर टैक्स का रेट 10 से सीधा 20 कर दिया जाए, तो आपकी पॉकेट में जो पैसा पहले बचता था वो बचना कम हो जाएगा। अब जब पैसा कम बचेगा तो ऑब्वियसली आप कंज्यूम कम करोगे ना, तो इस तरीके से चीज़ों के रेट्स डाउन हो जाएंगे और इन्फ्लेशन की स्थिति पे कंट्रोल हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने का भी ये एक बढ़िया तरीका है। ये तो हो गए हमारे मेरिट्स। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स की हम बात करें तो डीमेरिट्स में हम देख सकते हैं कि एक तो इनकन्वीनियंट है। इनकन्वीनियंट कैसे है? क्योंकि इसके जो प्रोसीजर्स हैं, फॉर्मेलिटीज़ है, वो थोड़ी ज़्यादा है।
जैसे रिटर्न भरना है और भी कई तरीके की पेपर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। हालांकि अब तो सब कुछ ऑनलाइन होने लगा है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इसके साथ फ्रेंडली नहीं है ना। तो उस वजह से भी उनको थोड़ा सा इनकन्वीनियंट लगता है टैक्स की रिटर्न भरना या इस तरीके ऐसे ऐसे चीज़ों को फॉलो करना। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अनपॉपुलर। अनपॉपुलर मीन्स कि उतना पॉपुलर नहीं है। दो बातें हैं अनपॉपुलर होने की। एक तो लोग देखना ही नहीं चाहते। हमेशा हर इंसान को यही फील आता है कि हम अर्न कर रहे हैं तो हम में अपना पैसा किसी और को क्यों दें। तो एक ये जो मेंटालिटी है वो है। और दूसरा, उतना इजी भी मतलब थोड़ा सा टिपिकल सा प्रतीत होता है टैक्स पेयर को। शायद इस वजह से ये उतना पॉपुलर नहीं है जितना होना चाहिए। आर्बिट्रेरी की हम बात करें, आर्बिट्रेरी मीन्स रेट्स ऑफ टैक्सेस जो हम देखते हैं ना, सरकार जो एक स्लैब लाती है टैक्स के रेट्स है, जैसे इस बार 5%, 20%, 30% है हमारा इंडिविजुअल पे टैक्स का रेट। तो ये सरकार किसी पॉलिसी के बेस पे नहीं करती है, ये आर्बिट्रेरी है, अपनी मर्ज़ी से फिक्स करती है। तो कोई इसके पीछे साइंटिफिक लॉजिक, कोई एक लॉजिक नहीं है, कोई एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं होती है कि भाई रेट किस हिसाब से लगाए गए हैं। तो इसलिए आर्बिट्रेरी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टैक्स इवेज़न। इवेज़न मतलब टैक्स की चोरी करना, है ना। तो लोग क्या चाहते हैं कि हमें टैक्स ना पे करना पड़े, इसलिए वो ऐसे ऐसे तरीके अपनाते हैं कि उन्हें टैक्स बचा लेते हैं करप्ट तरीक़ों से, मैनिपुलेट करके। तो वो इसलिए भी है क्योंकि एक तो फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा हैं, और अच्छा दूसरी बात है कि उन्हें ये लगता है कि टैक्स के जो रेट्स है काफ़ी हाई है और हम ऐसे टैक्स क्यों पे करें, इसलिए वो टैक्स की चोरी करने में विश्वास रखते हैं। द लास्ट वन इज़ नैरो कवरेज। नैरो कवरेज का मतलब उतना एरिया नहीं है, मतलब अभी टैक्स जो लोग पे करते हैं वो बहुत कम मात्रा में इस इंडिया में है। इंडिया में टैक्स पेयर्स का जो प्रोपोर्शन है वो टोटल पॉपुलेशन का एक बहुत ही माइनर परसेंटेज है, जिसकी वजह से सरकार को उतनी आय जनरेट नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। तो ये सारे डीमेरिट्स हो गए हमारे डायरेक्ट टैक्सेस के। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। जहाँ तक इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स हैं जिसमें क्लियर कट ये बात है कि मैं अपने टैक्स का बर्डन आपको शिफ्ट कर सकती हूँ। वो डिपेंड करता है वो क्या सर्कमस्टांसेस हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हेन वी कैन शिफ्ट द बर्डन ऑफ टैक्सेस टू सम अदर पर्सन। तो इम्पैक्ट और इंसिडेंट सेम पर्सन पे नहीं होता है, राइट। हो सकता है सरकार को टैक्स पे कोई और कर रहा है पर दे कोई और रहा है। अभी जीएसटी की हम बात करें तो जीएसटी देता कस्टमर है, लेकिन पे कौन करता है? दुकानदार करता है ना। जैसे सेल्स टैक्स था, पहले क्या सीन था? यही सीन था, ठीक है। तो सर्विस टैक्स है, यही सीन है। इनडायरेक्ट टैक्स है ना, सरकार को पे तो वो लोग कर रहे हैं जो सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, पर पे कौन कर रहा है? कस्टमर कर रहा है, या वो सर्विस जो बेनिफिट लेता है सर्विस का वो पर्सन कर रहा है। तो बर्डन जो है वो किसी और पर है और पे कोई और कर रहा है। इस तरीके से मतलब कलेक्ट कोई और कर रहा है, पे कोई और कर रहा है, इस तरह का सीन है। तो हम कह सकते हैं कि बर्डन जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल है इसके, ये देखो देख ही रखा है, डीलर और रिटेलर कलेक्ट करता है आपसे, कस्टमर जो क्या है वो अल्टीमेटली वो पे करता है। कोई भी चीज़ आप बाज़ार से ख़रीदते हैं तो आप उसका टैक्स भी पे करते हो ना, लेकिन टैक्स आप इनडायरेक्टली पे करते हो। आप सरकार को डायरेक्ट थोड़ा ना पे कर रहे हो, आप तो उस दुकानदार को पे कर रहे हो, और वो दुकानदार आपसे वो कलेक्ट करके सरकार को जमा करा रहा है। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट्स अ टाइप ऑफ टैक्स इन विच जो बर्डन ऑफ टैक्स है वो हिडन है। हिडन का मतलब हमें पता ही नहीं है कि हम टैक्स पे करें। बहुत सारे लोगों को तो यही पता नहीं होता है कि वो जो चीज़ का वैल्यू दे रहे हैं उसमें टैक्स भी छिपा हुआ है, राइट। अब इनकम का ये सा सीन नहीं होता। इनकम जितनी अर्न कर रहे हो टैक्स आप डायरेक्ट पे करोगे सरकार को, उसमें कोई बीच में कोई मध्यस्थ या कोई मिडल मैन नहीं होगा। इसमें तो मिडल मैन है ना, सरकार और यूज़र के बीच में देखो मिडल मैन आ गया ना, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस में ऐसा कोई मिडल मैन नहीं होता है। ओके, नाउ फिर हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाने की जो परिस्थितियां हैं, जो स्टेजेस हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। मैं नीचे ही ले जाती हूँ आपको यहाँ पे।
तो फर्स्ट स्टेज में देखा जाता है कि पर्सन या गुड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है या तो पर्सन पे लगेगा या गुड्स पे लगेगा, ठीक है। और हमारा जो हाँ, तो इसमें क्या होगा, इस स्टेज में हम देखेंगे कि पर्सन को आइडेंटिफाई करेंगे, गुड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, राइट। और इस तरीके से जो है पहले तो ये होगा कि वो आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, डिसीज़न लिया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा कि लायबिलिटी ऑफ टैक्स क्या है, नंबर एक बात। दूसरी बात, फिर असेस करेंगे, किस चीज़ को असेस करेंगे कि टैक्स कितना बनता है, इनकम टैक्स लायबिलिटी इनडायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है, तो असेसमेंट में उसकी वैल्यू असेस करना एंड उसके बाद उसके ऊपर टैक्स लगाना। एंड द थर्ड वन इज़ कलेक्शन, अब कलेक्ट करना, टैक्स इज़ कलेक्टेड, कौन टैक्स कलेक्ट करता है, बाय डिपार्टमेंट मतलब कहने का मतलब होता है कि जो मिडल मैन है वो एक तरीके से कलेक्ट करेगा और एसएससी उसको पे करेगा और एसएससी के पार्ट पर वो आगे गवर्नमेंट को पे करेगा। तो देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ द कलेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ मेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, कन्वीनियंट है। कन्वीनियंट किस सेंस में है, इसको लगाना बड़ा आसान है, इसमें इतनी कोई खास फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं है, कोई आपको नहीं रिटर्न भरनी है, आपको मतलब कस्टमर को कुछ नहीं देना है, मतलब उसको सिर्फ पैसे देने हैं ना, लेकिन उसको ये भी नहीं पता चल रहा है कि तुम टैक्स पे कर रहे हो गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली, तो कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, एक तो हिडन होता है ना ये टैक्स। नेक्स्ट इज़ नो टैक्स इवेजन, यहाँ पे क्या टैक्स की आप चोरी नहीं कर सकते। आपने जो गुड्स की वैल्यू अगर आपने उसको पे की है तो उसी के अंदर टैक्स उसको चला गया, तो आप चाहोगे भी तो चोरी नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट टैक्सेस में और इसमें ये फ़र्क है कि वहाँ टैक्स इवेजन ज़्यादा होता है, यहाँ टैक्स इवेजन कम होता है, या होता ही नहीं है, सॉरी होता ही नहीं है यहाँ पे। तो इक्विटेबल है, इक्विटेबल कैसे है, जैसे इक्विटेबल इस सेंस में तो कह सकते हैं कि जो लग्जरियस आइटम पे उस पर हाई रेट ऑफ टैक्सेस और जो बेसिक आइटम्स हैं उसके ऊपर कम है, तो इसलिए ये एक सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात मायने रखती है कि वो आर्टिकल जो बेसिक नेसेसिटी से रिलेटेड हैं उनके ऊपर टैक्स कम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और लग्जरियस जो सिर्फ रिच पीपल ख़रीद सकते हैं उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी के सेंस में कि सरकार जो है अकॉर्डिंग टू नीड्स इसमें चेंजेस ले आती है। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्टेट को पैसों की ज़रूरत है तो वो इस तरीके के डायरेक्ट टैक्स लगाकर अपनी इनकम जनरेट कर सकता है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है ज़रूरत तो वो टैक्सेस के रेट्स को कम भी कर सकता है। वाइड कवरेज, जिस तरीके से डायरेक्ट टैक्सेस की आप कवरेज देख रहे थे कि इंडिया का एक बहुत कम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है जो टैक्स सरकार को इनकम टैक्स पे कर रहा है, बट वाइड कवरेज की बात करूँ तो वाइड कवरेज यहाँ पर वाइड कवरेज है, वहाँ वाइड कवरेज नहीं था। यहाँ पर तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर पेइंग इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। ओके जी, नाउ वी विल टॉक अबाउट डिमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो डीमेरिट्स क्या हैं, क्या नुकसान है। एक तो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी जैसे डायरेक्ट टैक्सेस में ये आइडिया था कि आपकी ऑलमोस्ट एक साल में कितनी इनकम हो सकती है और उसके ऊपर कितना टैक्स देना पड़ सकता है। सिमिलरली सरकार भी इस चीज़ को फिक्स कर लेती है कि इस साल उसको कितना रिवेन्यू डायरेक्ट टैक्स से जनरेट होने वाला है, लेकिन ये सर्टेनिटी यहाँ नहीं है, यहाँ वो सर्टेनिटी नहीं है जो वहाँ पे थी, ठीक है, क्योंकि ये नहीं पता ना कि कितनी गुड्स बिकने वाली हैं, कितनी सर्विसेज का बेनिफिट लिया जाने वाला है, ये चीज़ें तो एडवांस में नहीं बता सकते आप। नेक्स्ट इज़ हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, वहाँ पर देखा जाए तो कलेक्शन की कॉस्ट कम थी, यहाँ कलेक्शन की कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन जो है, क्योंकि उनको थोड़ा सा एक मशीनरी का सेटअप करना पड़ता है इस सारी चीज़ों को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज इनकम इनइक्वालिटीज़, तो इनकम इनइक्वालिटी यहाँ बढ़ती है। अब वैसे तो आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, लग्जरियस पे ज़्यादा लगा कर तब तो कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे ये कर सकते हैं, जैसे अब एक आइटम है, अगर रिच भी पर्सन ख़रीद रहा है सेम पुअर भी ले रहा है तो टैक्स तो दोनों को बराबर देना पड़ रहा है ना। अब एक टीवी एक पर्सन ने ख़रीदा, एक टीवी उसी टीवी को बी ने ख़रीदा, लेकिन बी एक गरीब आदमी है, ए जो है वो रिच है, टैक्स तो दोनों सेम ही पे कर रहे हैं ना। सरकार वहाँ ये नहीं देख रही ना कि गरीब आदमी ले रहा है या अमीर आदमी ले रहा है, वहाँ तो सरकार ने सेम लगाया है रेट। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है, अगर एक गरीब आदमी है तो उसको टैक्स कम पे करना पड़ा है क्योंकि उसकी इनकम कम है। सिमिलरली एक रिच पर्सन है तो उसकी इनकम ज़्यादा है, इसलिए वो इनकम टैक्स ज़्यादा पे कर रहा है। वहाँ एक इनइक्वालिटी नहीं है, यहाँ पे इनइक्वालिटी इस सेंस में है।
कॉज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कॉज करता है, वो तो इन्फ्लेशन कम कर रहा था, ये इन्फ्लेशन बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? जीएसटी लग गया, आपकी गुड जो 10 रुपये की थी वो 20 की हो गई या 15 की हो गई। एक वस्तु 10 रुपये से सीधा 15 रुपये पे चली गई। क्यों? बिकॉज ऑफ 5 रुपये का टैक्स, राइट। सो इस 5 रुपये के टैक्स की वजह से ही तो वस्तु का मूल्य बढ़ गया ना। अब वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो धीरे धीरे सब वस्तु का मूल्य बढ़ेगा। अगर सबके ऊपर इस तरह से टैक्स लगेगा तो मूल्यों में वृद्धि का मतलब इन्फ्लेशन से ही है, राइट। नाउ वी विल डू द डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो देख सकते हैं फटाफट, क्योंकि हमने सारे कर लिए है इसलिए हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली। टैक्स इंसिडेंस, इम्पैक्ट और इंसिडेंस सेम पर्सन पे है, इम्पैक्ट अलग है, इंसिडेंस जो है अलग है। लेकिन इंसिडेंट का मतलब होता है कि फाइनली टैक्स पे कौन कर रहा है, तो अल्टीमेट कंज्यूमर पे कर रहा है। आगे कहते हैं दीज आर लेविड ऑन पर्सनस, तो पर्सन पे होता है, ये पर्सन पे भी होता है, ये गुड्स और सर्विसेज पे होता है। डायरेक्ट टैक्सेस में कलेक्शन जो है डिफ़िकल्ट है, कलेक्शन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा है, इसमें ईजियर है। इसमें कोई बर्डन शिफ्ट नहीं होता है, उसमें बर्डन शिफ्ट कर देते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है, हाउस टैक्स है, दुनिया भर के आप देख सकते हो टैक्स है। इसमें आप जीएसटी का एग्जांपल ले सकते हो, कस्टम ड्यूटी का एग्जांपल ले सकते हो, एक्साइज ड्यूटी का एग्जांपल ले सकते हो। डायरेक्ट टैक्सेस प्रोग्रेसिव है, बढ़ती आय के साथ बढ़ जाएंगे, कम आय के साथ कम हो जाएंगे, राइट। ये रिग्रेसिव हैं, अगर आय आपका जो है एक तरीके से, इसमें यही तो प्रॉब्लम है ना, ये इनइक्वालिटी है, यानी रिच और पुअर का गैप बढ़ा रहा है क्योंकि बराबर टैक्स ले रहा है वो। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो है वो, ये थोड़ा सा मेरे को गलत ही लग रहा है, यहाँ पे इसने मिस प्रिंट किया है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट डायरेक्ट टैक्स की मोर नहीं है, कम है। यहाँ पर इसकी कलेक्शन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है, ये ठीक कर लीजिएगा आप। कलेक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स की कम है और उसकी ज़्यादा है। डायरेक्ट टैक्सेस जो है ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। आप फ्लेक्सिबल कैसे हैं कि जैसे इनकम बढ़ती है तो टैक्स बढ़ जाता है, और टैक्स बढ़ता है तो सरकार का रिवेन्यू चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पर उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। और ग्रोथ ओरिएंटेड, लेस ग्रोथ ओरिएंटेड हैं ये इनडायरेक्ट टैक्सेस। कारण एक तो इनकम कम जनरेट होती है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के कंपैरेटिवली अगर हम बात करें कि क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस का से जो रिवेन्यू जनरेट, वैसे तो टैक्सेस से जो रिवेन्यू जनरेट होता है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होता ही होता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आप सर्विसेज के लिए कोई टैक्स ले रहे हैं तो उसका इस्तेमाल सिर्फ उस सर्विस की मेंटेनेंस के लिए, उसकी कॉस्ट के लिए किया जाएगा ना। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये लेस ग्रोथ ओरिएंटेड है, ये मोर ग्रोथ ओरिएंटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।